लेकिन इन सब के बीच में आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, वो आपकी असली बात है। आपने ये चालू किया कि अगर आप पास नहीं होते हो तो विद्योदय आपसे फीस ही नहीं लेगा। 3 सालों में 2 करोड़ रुपए की फीस रिफंड करी है आउट ऑफ अवर टर्नओवर। कहते कि यार वापस अब घर तो नहीं जाना है अनसक्सेसफुल होके। तो लाइब्रेरी में अपने पास में सोल्यूशन अवेलेबल है, ये गौरव महेश्वरी। लिटरेचर पढ़ने से ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज पे कमांड आपकी किसी दूसरी चीज़ से आ ही नहीं सकती। विद्योदय का कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों के दिमाग में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2 बच्चों से बैच स्टार्ट की थी सर। हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंसी टॉक्स। मैं अनुराग हूँ और इस शो में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ से जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है और जिनसे हम सब भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर गौरव महेश्वरी। इन्होंने एक बहुत ही छोटे से शहर से शुरुआत करी और उसके बाद अपना मकाम हासिल किया। इंदौर में आके एक ऐसी फील्ड में अपना मकाम बनाया जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, पर उसके बावजूद भी अपनी मेहनत, स्किल्स और क्वालिटीज़ से एक चित परिचित फेस बन गए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपका जो बचपन है या आप कहाँ से आए, फिर कैसे आपने सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई करूं और वहाँ पे से लेकर फिर आज तक का एक छोटे से मैं आपका सफर थोड़ा सा। तो सबसे पहले सभी को पता है जो भी नियर एंड डियर है कि पानसेमल जो कि अपने बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और जो एमपी का अपना सबसे लास्ट तहसील है, तो हम वहीं से बिलोंग करते थे। और सबसे पहले हमारे एक अंकल है, दीपक अंकल, जो इंदौर आए थे। इंदौर में आने के बाद उन्होंने सीए की पढ़ाई करी और वो हमारी पूरी की पूरी फैमिली के लिए एक इंस्पिरेशन थे। फिर उनको जब देखा कि वो सीए बनने के बाद में इंदौर में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, एंड देन जब भी वो होम टाउन आते थे, पानसेमल आते थे, तो उनको देखकर हर कोई फैमिली में, पापा मम्मी दादाजी इज लाइक कि देखो दीपक अंकल कितना अच्छा करते हैं, बोले लाइफ में यदि कुछ अचीव करना है तो अंकल के जैसा अपने को बनना है। तो स्टार्टिंग से एक बेंचमार्क सेट था कि यार एटलीस्ट लाइफ में इतनी तरक्की करना है कि अंकल जितने बेंचमार्क को तो मिट आउट करना है, जो कि अभी तक भी मिट आउट नहीं कर पाए बिकॉज ही इज फार अवे देन अस, बट स्टिल एक बेंचमार्क बन गया था कि अच्छा करने की डेफिनेशन जो है वो वहीं से मिली थी कि यार इंदौर जाना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना है। इनिशियली मैं पीसीएम का स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था मेरा कोर सब्जेक्ट 11th-12th में। एंड देन जब मैं पानसेमल से इंदौर भी आया था तो मैंने रैंकर्स पॉइंट हुआ करती थी उस समय यहाँ पर एक एकेडमी जिसमें कमल शर्मा सर एंड कपिल बिरथरे सर होते थे। तो मैंने वहां पर AIEEE के लिए एडमिशन लिया था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि वाई AIEEE, वाई नॉट IIT। बिकॉज ऐसा लगता था कि पानसेमल जैसी छोटी सी जगह पे जब अपन पढ़े और एक गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन हुआ जहां पर 430 रुपीज में साल भर में एजुकेशन हो जाता था, एंड बैकग्राउंड भी कोई ऐसा साउंड नहीं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर आकर लगता था कि यार IIT तो अपनी स्ट्रीम की सबसे बड़ी एग्जाम्स होती थी, तो बोले चलो उससे सेकंड बेस्ट एग्जाम को ट्राई करते। देन एडमिशन लिया था AIEEE के लिए। AIEEE में एडमिशन लेने के बाद 3-4 दोस्त थे साथ में जो उस समय अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते। उनके साथ में आके जब स्टार्टिंग में इंदौर में आए, हॉस्टल में शिफ्ट हुए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे क्योंकि घर से पहली बार बाहर निकले, एंड यहाँ पर डेली आना, क्लासेस अटेंड करना, क्लासेस में परफॉर्म करना, टेस्ट के मार्क्स आना, तो कभी अच्छा परफॉर्मेंस हो पा रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता था बिकॉज व्हाट दे आर डिलीवर्ड एंड व्हाट आई गॉट कैप्चर, उसमें बहुत डिफरेंस होता था क्योंकि बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें बड़ी परेशान करती थी। और एक सब्जेक्ट जो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बावजूद भी बहुत वीक था वो था फिजिक्स। तो जब भी फिजिक्स की क्लास होती थी मुझे बड़ा डर लगता था। और 2-3 महीने जब हुए देन आई रियलाइज कि यार पापा मम्मी के डेली फोन आते हैं कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कर रहा है, तो मैं उनको बोलता था सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई नो वेरी वेल सर कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। देन मैंने मेरे अंकल से ही बात करी, मैंने अंकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ना फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है एंड आई एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बट फिजिक्स में मेरे मार्क्स सिंगल डिजिट में आ रहे हैं जबकि टेस्ट हो रहा है डबल डिजिट का। तो मैंने बोला मुझे लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड उन्होंने बोला कि तू ट्राई कर, अभी चलेगा थोड़ा, अभी छोटी जगह से आया है, 3-4 महीने तेरे को टाइम देना पड़ेगा, कॉप अप कर लेगा तू, बट वो नहीं हो पा रहा था। एंड जब 4-5 मंथ्स हुए देन आई डिसाइड कि यार मैं मेरा साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहता हूँ और मैं एक फेलियर का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता हूँ बिकॉज मैं मेरे घर से छोटी सी जगह से सबसे पहला ऐसा बच्चा था जो घर से बाहर निकला था। देन अंकल ने मुझे बोला कि बोले देख फिर कुछ ऐसा कोर्स कर ले जिससे कि तू
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, क्योंकि मैं जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता था वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता था। मतलब इट इज लाइक कि पेरेंट्स की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, इवन आज भी है सर। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर सब काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल हमारे पेरेंट्स को उनकी वो जो छोटी सी दुकान है वो दुकान चलाने में इतना मजा आता है, मतलब उनको लगता है कि दे आर डूइंग बिजनेस लाइक अंबानी एंड अडानी। ठीक है, वो उनकी छोटी सी दुकान में इतना खुश है। तो वहां से ऐसा था कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी होती है कि यार डेली कमाओ, डेली खाओ, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी कर लो। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें उस छोटी सी उम्र में थी, इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ था कि यार यदि अपन लोग पढ़ाई करने आए, घर वाले अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सर इफ आई थिंक सो, मुझे याद है 2010 9-10 की बात होगी, जब मैं इंदौर आया था तो मेरे घर से मुझे पर मंथ 3000 रुपीज आते थे। एंड नाउ सारी चीजें वो 3000 रुपीज में मैनेज करनी होती थी, लाइक हॉस्टल का रेंट, फूड, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, और जो भी इसके अलावा मान लो कभी कहीं मूवी देखने चले गए, कोई बाहर होटल में खाना खाने चले गए, तो भी वो 3000 रुपीज में से मैनेज करना होता था। तो इंदौर आने के बाद जो एक सबसे पहली चीज सीखी थी कि हाउ टू मैनेज मनी। तो मनी मैनेजमेंट सर वो फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो गया था कि बॉस 3000 रुपए आपको मिले हैं, वो 3000 रुपए में आपको आपका पूरा सर्वाइवल करना है, पूरा मंथ आपको आपका स्पेंड करना है। एंड घर वाले यदि बीच में पूछते भी थे, भले ही फाइनेंशियली वाइबिलिटी हो या ना हो, बट फिर भी वो हमेशा पूछते थे कि पैसे खत्म तो नहीं हुए हैं, पैसों की जरूरत तो नहीं है। देन वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि नहीं अभी भरपूर है, जब भी जरूरत होगी हम आपको बताएंगे। तो सर ये पीसीएम से ये जो डाइवर्जन था टुवर्ड्स कॉमर्स, इसके पीछे एक ही रीजन था कि एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट एक सबसे बड़ा बैरियर बना था मेरा, एंड दूसरा कि सर लाइफ में इंदौर आए थे ना, उस दिन एक डिटर्मिनेशन लेके आए थे कि यार वापस अब घर तो नहीं जाना है अनसक्सेसफुल होके, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ जो बेंचमार्क सेट थे उस बेंचमार्क को टच करना है, या उसके इक्विवेलेंट या उससे और कुछ बेहतर करना है। तो ये एक चीज थी, एक जिल थी दिमाग में कि कुछ ना कुछ करना है। देन डिसाइड हुआ कि नहीं अब कुछ अच्छा कोर्स करते हैं, तो सीए में एडमिशन लिया। तो जिस हॉस्टल में मैं शिफ्ट हुआ, जब स्टार्टिंग के 2-3 दिन वहां पर सबसे फेमिलियर हुआ, बातचीत होना स्टार्ट हुई, देन आई रियलाइज कि सर ये सीएस करने वाले बच्चों को तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं। किसी को 5 अटेम्प्ट लग गए जिनका पहले ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, किसी को 7 अटेम्प्ट लगे जिसका पहले ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऑल्दो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सारे एग्जाम्स एक अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए थे। देन वो फिर घबराहट होने लगी कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, यदि यहाँ पर अटेम्प्ट लगे, नई फील्ड में आए हैं अपन, ना अपने को अकाउंटेंसी आती है, ना अपने को इकोनॉमिक्स आती है, ना अपने को इससे रिलेटेड कोई और लॉ की नॉलेज है, देन कैसे होगा। तो फिर सब जगह से बातचीत करी, सीए का फॉर्म भरा था। एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे उस हॉस्टल में, जब उन्होंने बोला कि यार मैंने सीए का फॉर्म भरा था लेकिन मैंने सीए के साथ साथ सीएस भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा किसी रीजन से सीए नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं सीएस के फाइनल स्टेज पे आ गया हूँ। तो वो एक इंस्पिरेशन वहां से मिली थी कि नहीं यार सीए के साथ सीएस भी कर लेते। तो देन सीए फाउंडेशन उस समय सीए सीपीटी होता था, सीपीटी का भी फॉर्म भरा एंड सीएस फाउंडेशन का भी फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, सीएस का फाउंडेशन क्लियर हो गया, सीए का सीपीटी क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में सीएस का फाउंडेशन क्लियर हो गया सर। देन कॉन्फिडेंस आया कि चलो अपन एक नई फील्ड में आए, नई फील्ड में आने के बाद में अपन ने कुछ अच्छा अचीव किया है। फिर उसके बाद जब सेकेंड स्टेज की बारी आई तो डिसाइड ये करना था कि इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है या सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करनी है। देन सबने बोला कि यार सीए और सीएस में सीए इज मोर स्कोप वाला सब्जेक्ट है, मोर स्कोप वाली फील्ड है। तो सर मैंने सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस करना स्टार्ट करी थी, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस करना स्टार्ट करी थी, बिकॉज थ्योरी मेरी बहुत स्टार्टिंग से स्ट्रांग थी, तो मुझे थ्योरी की कभी क्लासेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी। देन मैंने इंटरमीडिएट का क्लास किया, क्लास करने के बाद में बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे। फिर उसके बाद में सर सीए की कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहां पर मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके एक सब्जेक्ट होता था, अकाउंटेंसी होता था, तो मुझे वहां पर उन सब्जेक्ट से थोड़ी सी घबराहट होने लगी। देन मैंने बोला अरे यार कैसे होगा, क्या होगा। मैंने डरते डरते ही सही एग्जाम दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सीए इंटरमीडिएट का, ग्रुप 1 का। उस समय जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए थे, लेकिन जिस पेपर में सबसे ज्यादा डर था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर उस पेपर में मेरे 100 में से 11 नंबर आए थे। एंड ब्रेकिंग, मतलब वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि यार व्हाट इज दिस यार, 100 में से 11 नंबर ला रहा हूं मैं, ये क्या हो गया। इससे पहले यदि मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताऊं सर, तो मेरी 8th में मैं पांसेमल का टॉपर था अमंग ऑल दी स्कूल्स, तो मेरा वहां पे मैं फर्स्ट था इन माय टाउन। क्लास 11th में मेरा डिस्ट्रिक्ट में 3rd नंबर था। तो स्टार्टिंग से जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग था सर, लेकिन जब लाइफ में इस तरीके की फेलियर देखी तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लगा एकदम से। फर्स्ट टाइम जब फेल हुए थे तो सबने बोला भी कि इंदौर जाने के बाद में तूने क्या किया, तेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सीए जैसा कोर्स नहीं हो पा रहा था, कुछ दूसरा कोर्स कर लेता। वो बहुत सारी चीजें
लोग घर वालों को लग रहा होगा कि इंदौर जाके लड़का बिगड़ गया। घर वालों को लग रहा था कि लड़का इंदौर जाके या तो बिगड़ गया है, या हो सकता है कि हम लोग इसको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो शायद ये किसी और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गया होगा। तो घर वालों के पास तरह तरह के विचार थे। दूसरा, घर वालों को ज्यादा टॉर्चर करने वाले लोग अपने ही रिलेटिव्स होते हैं। वो बोलते हैं कि देख, पहले ही बोला था कि यार इसकी स्कूलिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई है, नहीं हो पाएगा एंड ऑल। देन मैंने डिसाइड किया, बिना घर वालों को बताए मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाया एंड उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। पैरेलली ये हुआ सर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएस एग्जीक्यूटिव का और मैंने एग्जाम दिए, और मेरे एग्जाम देने के बाद ग्रुप क्लियर हो गया। एंड इवन मैंने वो प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। देन वो सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप क्लियर हुआ, इधर इंटरमीडिएट का भी ग्रुप 1 क्लियर हो गया, फिर अगले अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया। तो इट इज लाइक लाइफ एक ऐसा लगने लग गया था कि यार अब अपन को एक पाथ मिल गया है, इस पाथ को अच्छे से अपने को प्लान करना है, प्लान करके अपने को आगे बढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब जैसे कोई छोटे शहर से हाँ जी, कोई व्यक्ति बड़े शहर में आता है, हाँ जी, तो उसको तो एक तो बहुत सारी चकाचौंध दिखती है ना, उसने काफी सारी चीजें जो पहले नहीं देखी होती हैं वो शहर में आके दिखती हैं। और फिर उसका जो एक बैकग्राउंड रहा होगा तो वो अपने आप को कंपेयर भी करता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इवन मीडियम भी हो सकता है कि हिंदी मीडियम से आ रहे हैं और यहाँ आके एकदम से सब कुछ इंग्लिश मीडियम में उसको करना पड़ रहा है, खासकर Correct, प्रोफेशनल कोर्सेज जो सीएसईएस जैसे कोर्सेज हैं उसमें। तो अगर कोई छोटे शहर का कोई व्यक्ति है या कोई ऐसे हमारे ऑडियंस है जो छोटे शहर में आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहते हो कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं और क्या आपको करना चाहिए जिससे एटलीस्ट आप अपने उस जो भी आपका रोड मैप है उससे डाइवर्ट ना हो। सबसे पहला चीज, जो भी छोटी प्लेस से आता है, जनरली जो मैंने फेस किया है, और आज भी चूंकि अब मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो अब ये चीजें मुझे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि जनरली आज भी यदि अपन लोग छोटे प्लेसेस पे एजुकेशन की बात करें, भले वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल आ चुके हैं, बट उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना अपने सब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो फर्स्ट, जब भी आप छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव करते हो फॉर एनी ऑफ दी स्टडी पर्पस, जरूर नहीं आप सीएसईएस कर रहे हो, वॉट एवर भी, आप बीबीए कर रहे हो, आईपीएम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट यू नीड टू मेक कमांड ऑन लैंग्वेज, वेरी गुड कमांड। आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी है। अब ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता है, तो कैसे होगा? रीडिंग, जितना आप लिटरेचर पढ़ोगे ना, लिटरेचर पढ़ने से ज्यादा अच्छी लैंग्वेज पे कमांड आपकी किसी दूसरी चीज से आ ही नहीं सकती है। एंड सेकंड थिंग, जो आजकल यंगस्टर्स का काफी शौक भी होता है, मतलब हम लोगों को भी ये शौक है वेब सीरीज देखने का, तो रेदर देन वेब सीरीज आप हिंदी में देखो, आप इंग्लिश में वेब सीरीज देखना स्टार्ट करो। इनिशियली ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ वो जो आपके सामने ग्राफिक्स चल रहे हैं वो ग्राफिक्स से आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, बट आफ्टर दैट जब आप थोड़े थोड़े उससे फेमिलियर हो जाओगे तो आपके इंटरप्रिटेशन, आपके प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें इंप्रोवाइज होगी। तो जो भी बच्चा छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव करना चाह रहा है, फर्स्ट मेक श्योर कि वो लैंग्वेज इतनी अच्छी कर ले कि वो एक शहर वाले बच्चे से कंपैटिबिलिटी बिठा सके, उनके साथ वो बात करे तो ये नहीं दिखना चाहिए कि यार ये छोटे गांव से आया हुआ बच्चा है। एंड सेकंड, जब भी आप छोटे गांव से बड़े शहर की तरफ मूव करते हो तो यार एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए यार। मतलब मैं बताता हूँ सर, मेरा एक पर्सनल मोटिवेशन क्या था। द मोमेंट जब मैं पांचमल से आ रहा था, तो मैं जब बैग लेके निकल रहा था और मेरे मम्मी और पापा की आंखों में जब आंसू थे, और उस समय भी हमारी इसी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सारे अंकल वगैरह आसपास ही रहते थे, तो उनसे जो अटैचमेंट थे मेरे और उनके भी जो अटैचमेंट थे, पर्सनल अटैचमेंट, द मोमेंट जब मैं वहां से निकल रहा था, उनकी सबकी आंखों में जो आंसू थे, वो आंसू मेरे लिए एक मोटिवेशन थे कि यार लाइफ में कुछ भी करूंगा ना, आज इनकी आंखों में आंसू है मेरे इमोशंस को लेकर, कल में जब मैं कुछ बनूंगा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू होना चाहिए। तो दैट वाज द मोटिवेशन, और हमेशा वो चीज सर दिमाग में थी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि शहर में आने के बाद चकाचौंध दिखती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यहाँ के मतलब जो आपका एक सर्कल बनता है, एक सराउंडिंग बनती है, वहां पर बहुत सारे बच्चे आपको फन लविंग मिलेंगे। सर हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट जिस समय हो, आपको उस समय वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप टारगेट से डेविएट हुए तो फिर आपका जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो सकती है। तो अच्छा, जैसे सब लोग जानते हैं कि आप विद्योदय जैसे इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स में से एक हो। हाँ। तो आपने जब सीएस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप किसी भी कॉर्पोरेट में जा सकते थे, वहां पे अपना करियर बना सकते थे, आप प्रैक्टिस में जा सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे। तो आपने एकेडमिक्स को और टीचिंग को ही करियर क्यों चुना? और थोड़ा विद्योदय की जर्नी, विद्योदय का कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों के दिमाग में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और आज इतना सक्सेसफुल जो इंस्टीट्यूट बना है, सब लोग जानते हैं कि सीएसईएस की स्टडीज के लिए और
इवन बाकी आपने और भी 10th 11 12 11 12 हाँ कॉमर्स चालू किया कॉमर्स। और तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी थोड़ी सी स्टोरी क्या है? ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में बताता हूँ। हाँ। फर्स्ट तो ये कि मैं टीचिंग फील्ड में कैसे आया आफ्टर क्वालिफाइड सीएस, एंड सेकंड फिर अपन विद्योदय के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो मेरे अंदर जो एक टीचर बनने का जो एक पैशन चढ़ा था, वो था व्हेन आई वाज इन एग्जीक्यूटिव और सीए इंटरमीडिएट। तब मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, और उस लाइब्रेरी में मैंने देखा था सर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है, बट जहां पर थ्योरी की बात आती थी, दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रिटेट द सिंगल प्रोविजन, मतलब एक छोटा सा प्रोविजन भी वो लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। देन मैंने ये चीज देखी, मैंने बोला यार ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे, इतनी अच्छी स्कूल से इनकी स्कूलिंग हुई है, देन ऐसा क्या है जो इनको समझ में नहीं आता है। तो इनिशियली मैं खुद आगे हो के उनको बताता था कि यार देखो, आपको यदि ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये हो सकता है। तो जब वो मेरी बात सुनते थे, सुनने के बाद जब वेरीफाई करते थे, एंड देन दे रियलाइज कि यार ये जो बंदा बोलता है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देता है। तो वहां से एक सराउंडिंग बन गई थी, उस पूरी लाइब्रेरी में एक चीज हो गई थी कि यदि थ्योरी में कोई भी डाउट है, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट का लॉ हो या सीएस में अपन इतने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ते हैं, यदि उसको सिंपल लैंग्वेज में यदि समझना है ना, तो लाइब्रेरी में अपने पास में सोल्यूशन अवेलेबल है, ये गौरव माहेश्वरी। तो सर वो 6 महीने जो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी थी वहां पर उस लाइब्रेरी में, उसमें से आप ये मान के चलिए 1 महीने के बाद से आई एम द डाउट सॉल्विंग मशीन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट लॉ रिलेटेड। तो वहां पे जब मैं थ्योरी समझाता था, उनके जो डाउट होते थे वो क्लियर होते थे, देन वहां पर जो उनके एप्रिसिएशन होते थे, कॉम्प्लीमेंट्स होते थे, उससे एक लगा था कि नहीं यार, दिस इज द गुड स्कोप, मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने जब मैं फाइनल में आया, प्रोफेशनल में आया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एक्चुअल में मेरा ये पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड ऑन अदर हैंड मुझे मेरी वीकनेसेस भी पता थी कि आई एम वेरी बैड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मेरे प्रैक्टिकल बहुत बेकार थे, क्योंकि मैं कभी पेन उठा के सर प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं प्रैक्टिकल को भी थ्योरी की तरह कैलकुलेटर पर डायरेक्टली ओरली सॉल्व करता था। उस वजह से मुझे एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। आप यदि मेरी कोई भी मार्कशीट उठा के देखोगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरे 40 से 50 के बीच में ही मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। एंड थ्योरी में यदि आप देखोगे तो 60 प्लस ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। तो सर वहां से एक चीज डिसाइड हो गई थी कि एक बार ये डिग्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में नाउ आई नीड टू स्टार्ट माय टीचिंग जर्नी। मुझे नहीं पता था कितना सक्सेसफुल होऊंगा या कितना फेम मिलेगा या कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा भी या नहीं हो पाऊंगा। देन आई जस्ट स्टार्टेड एंड सर स्टार्ट किया था, मुझे याद है 2 बच्चों से बैच स्टार्ट की थी सर इन 2015 अगस्त वाले मंथ में। 25 ऑफ अगस्त 2015 को मेरे सीएस का रिजल्ट आया था, एंड 26 ऑफ अगस्त 2015 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था ऑफिशियली। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब उस बैच में 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को सर मैं इस तरीके से पढ़ाता था कि मेरे सामने 20 25 50 बच्चों की बैच है, वो फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, घर पे फुल प्रिपरेशन। देन बैचेस बढ़ती गई। सर आज अराउंड साल में कम से कम 3000 से 4000 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ाते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। एक ये ही मोटिवेशन था, और वो भी थ्योरी सब्जेक्ट। इसके अलावा सर मैंने कभी कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। हाँ, इनिशियल दौर में ऐसा होता था जब 2-5 बच्चे होते थे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते थे, बट 1-1.5 साल के बाद से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया सर, दैट इज लॉ। इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं पढ़ाया सर। तो जब आपने ये विद्योदय चालू किया तब ऑलरेडी इंदौर में बहुत स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन आ चुके थे जो सीएस की पढ़ाई करवा रहे थे और अच्छा कर रहे थे अपनी अपनी फील्ड में। तो उन सब कंपटीशन के बीच में आपने कैसे जगह बनाई? आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मैं इन सब के शेडो के बीच में दब जाऊं? और फिर आपके पास स्टूडेंट्स कैसे बढ़ना चालू हुए? सो द आइडियोलॉजी बिहाइंड विद्योदय वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट फिर भी मैं आपको एक कंक्लूसिव इसकी एक पिक्चर बताता हूँ। सो विद्योदय स्टैब्लिश करने के पीछे मेन एजेंडा था सर, हमारी इंडस्ट्री में क्या हो गया था ना कि नंबर्स पे बात होती थी कि साल भर में किसी एक एकेडमी ने 5000 बच्चे पढ़ाए तो वाई एकेडमी ने 3000 बच्चे पढ़ाए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रिजल्ट। सो हम लोगों का एक कंसर्न होता था, इससे पहले विद्योदय से पहले हम लोग सब लोग रेजोनेंस पे एसोसिएटेड थे, हम लोग रेजोनेंस पे पढ़ाते थे। हम लोगों का वहां पर मेन एक ही चीज पे फोकस होता था कि नंबर्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाएंगे, मेन फोकस है रिजल्ट। और सर हम लोगों ने सीएस जैसे कोर्सेज में जहां पर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 10%, 15%, 20%, अभी तो सिंगल डिजिट भी रिजल्ट आ रहा है सर, हम लोगों ने एक सिंगल बैच से 50% रिजल्ट दिए थे, बिकॉज द कोर फोकस इज ऑन रिजल्ट। एंड सर जब रेजोनेंस से हम लोगों को लगा कि यार एक कॉर्पोरेट माहौल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिसीज होती है,
तो हम लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते थे जो वहां पर रहकर नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने फिर विद्योदय प्लान किया। विद्योदय हम लोगों ने एक फैमिली के तौर पे स्टार्ट किया। हमारे मेन जो मेंटोर थे अनुभव जैन सर, जिनसे हम सारे विद्योदय के जितने भी टीचर्स है वो सब अनुभव सर से पढ़े हुए हैं। देन अनुभव सर ने टेक अ चार्ज, एक हमारे भीष्म पितामह का रोल प्ले किया, एंड देन हम लोगों ने विद्योदय स्टार्ट किया। एंड कोर कॉम्पिटेंसी इज रिजल्ट। अब सर हम लोग हमेशा ना ओरली सबको बोलते थे कि हमारा मेन फोकस रिजल्ट पे, रिजल्ट पे, रिजल्ट पे, बट ऐसे ओरल कमिटमेंट करने वालों को कभी भी मैप पे जगह नहीं मिलती है। इसी बीच में हम लोग कुछ करना चाहते थे, कोविड आ गया। 2019 में विद्योदय स्टेब्लिश हुआ, एंड 2020-21 फुल 2 साल कोविड वाले ईयर्स थे। 2022 में जब वापस से रीस्टार्ट करी चीजें, देन एजेंडा इज वेरी क्लियर कि यार रिजल्ट से ओरिएंटेड ही हमको बात करनी है, बाकी नंबर्स तो फॉलो कर लेंगे अपने आप। देन वी लॉन्च पास नहीं तो फीस नहीं। दैट वाज द मिरेकल थिंग्स इन द हिस्ट्री इन सीए इंडस्ट्री, सीएस इंडस्ट्री, बिकॉज मतलब आपने ये चालू किया कि अगर आप पास नहीं होते हो तो विद्योदय आपसे फीस ही नहीं लेगा। यही कमिटमेंट था सर। एंड पास नहीं तो फीस नहीं को लेकर जो भी कॉम्पिटिटर्स थे इन लोकल लेवल, इंदौर लेवल, एमपी, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, एवरीवन इज लाइक कि ये तो फेक मार्केटिंग है, फेक मार्केटिंग है। देन सर स्टिल बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, जहां पे जिस कोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट ही 20% होता है, 80% फेलियर है। Correct. आप कैसे ये पास नहीं तो फीस नहीं के थ्रू आप अपनी कोचिंग एकेडमी को सर्वाइव करवा सकते हो? हमने बोला यार वी नो हमारा कोर क्या है। नंबर्स पे फोकस नहीं था, फोकस था रिजल्ट पे। और सर हम लोगों ने वहां पर रिजल्ट जनरेट किए, पास नहीं तो फीस नहीं लाने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है वो 50%, 60%, 70% तक एक्सेलरेट हुआ। एंड सर एक्चुअल में जो बच्चे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके स्टिल वो यदि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए सर, तो एक अप्रोक्सीमेट डेटा देता हूं मैं आपको, ऑडिटेड डेटा मेरे पास होगा बट आई नीड टू गो थ्रू। अराउंड सर हमने पिछले 3 सालों में 2 करोड़ रुपए की फीस रिफंड करी है आउट ऑफ अवर टर्नओवर। इसका मतलब हमने केवल और केवल वो फेक मार्केटिंग नहीं करी थी सर, वो फेक मार्केटिंग के साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे कमिटमेंट थे उसको भी फुलफिल किए। मतलब ये 2 चीजें शो कर रहा है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस आपके खुद के ऊपर Yes. कि हम ये पढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट को पास करवा सकते हैं, और दूसरा आपका कमिटमेंट भी है कि आपने बोला है वो करके भी दिखाया है। जो नहीं पास हुए उनको आपने फीस भी रिफंड करी है। 100% फीस रिफंड करी सर, कभी स्टडी मटेरियल का पैसा भी नहीं डिडक्ट किया और जीएसटी भी नहीं डिडक्ट किया। Right. जब हमने हमारा ये फिगर पब्लिश किया था समवेयर अराउंड 1.5 to 2 CR, नाउ वी आर रिफंडेड ऐसा करके, तो इंडस्ट्री में लोग बोलने लगे थे कि देखो यहाँ से तो बच्चे पास ही नहीं होते, दैट्स व्हाई इनको इतनी फीस रिफंड करनी पड़ी। बट सर जो हमारा टॉप लाइन था ना, वो टॉप लाइन इंदौर की जितनी एकेडमीज थी उन सबको मिला दो तो उन सबका एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू अवर टॉप लाइन। सो नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉलो होते चले गए थे। हमने कभी नंबर्स पे फोकस नहीं किया था। द कोर फोकस इज ऑन पास नहीं तो फीस नहीं। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन से काफी ब्राइट होते हैं और हमेशा से वो टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट तो आगे जाके भी पढ़ाई में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो शुरुआत में उतना फोकस नहीं रहते हैं, स्लो रहते हैं। घर वालों को भी लगता है कि ये तो बिल्कुल भी मतलब फिसड्डी है पढ़ने में, ऐसे शब्द यूज करता है। तो लेकिन जब कोई अच्छा मेंटर मिलता है और जब कोई अच्छे कोचिंग में जाता है, तो मैंने भी देखा पर्सनली कि ऐसे बच्चे जो पहले उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अचानक से वो एकदम बढ़िया परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो क्या टैलेंटेड या टैलेंट होना एक गॉड गिफ्ट है, या फिर आप अपने ब्रेन को थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर मेंटरशिप ट्रेन भी कर सकते हो? इस क्वेश्चन के आंसर को अपन थोड़ा साइंटिफिकली और लॉजिकली तरीके से करते हैं सर। 2 चीज होती है, जैसे हम सभी जानते हैं, एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। आईक्यू जो होता है वो आप उसको कभी भी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करके डेवलप नहीं कर सकते, वो इनहेरेंट होता है। बट रही बात सर ईक्यू की, तो ईक्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे फंक्शन करते जाता है, और आप इसको सही पाथ को फॉलो करके, सही डायरेक्शन को फॉलो करके आप इसको डे पर डे इंक्रीज कर सकते हो। तो सर रही बात एक बच्चे के जो डफर बच्चा होता है, अपन बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में बात करें, यदि डफर बच्चा है जिसको घर वालों ने बोल दिया था कि तू तो कलंक है, तू पढ़ाई में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को एक किराने की दुकान खुलवा देंगे तो उसी पे कुछ अच्छा कर ले तो कर ले। सर इवन वो बच्चा भी मैंने देखा हुआ है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, आज हमारी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब पेरेंट्स उनके साथ आते हैं तो बोलते हैं कि आज तक लाइफ में इसने कुछ नहीं किया है, बट ये जिद करके इंदौर आना चाहता है और वो भी सीए करना चाहता है या सीएस करना चाहता है। हमें इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, आप इसको कैसे पास करवाओगे? हम उन पेरेंट्स को बोलते हैं आप हमको 15 मिनट इस बच्चे के साथ
काउंसलिंग रूम में बात करने, तो हम उन पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। हम उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तू जीवन में क्या चाहता है। 100 में से 90% बच्चा हमेशा यही आंसर करता है कि सर लाइफ में जो भी मौज मस्ती करनी थी, इंजॉयमेंट करना था, जितनी स्टडी को इग्नोर करना था वो सब कर लिया सर, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। सर जब बच्चा इस तरीके का कॉन्फिडेंस एक टीचर को देता है ना, तो टीचर के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि इस तरीके के बच्चे को पास करवाना है। तो एक सबसे मेन चीज होती है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो उसके अंदर की एक लगन होनी चाहिए। यदि वो लगन है और यदि उसको एक सही मेंटोर मिल जाए, तो वो जिस तरीके से अपन लोग सुनते अर्जुन और श्री कृष्ण वाली स्टोरी, तो वो स्टोरी सर रियल लाइफ में आज भी फिट बैठ जाती है। मतलब जो मोटिवेशन होना चाहिए वो खुद से आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे चॉइसेस ऑफ करियर जब रहती है ना, तो बहुत सारी चीजों से प्रेशर भी आता है। पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि ये कर लो क्योंकि इसमें फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप सीए कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको सैलरी मिलेगी और बढ़िया पैसा कमाओगे। हो सकता है वो जो स्टूडेंट है उसको वो पैसा मोटिवेट ही नहीं करता हो, लेकिन उसको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता हो, या फिर हो सकता है उसको साइंस का एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता हो। तो ये क्या करियर चॉइस करते समय ये ध्यान में रखना कि इस फील्ड में आगे जाके पैसा कितना बनेगा, ये आपका मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए, या फिर आपका फैक्टर ये होना चाहिए कि मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, या फिर इन दोनों का कुछ बैलेंस होना चाहिए। गुड क्वेश्चन सर। इसका आंसर यदि मैं एक एकेडमिक के तौर पे देखूं, तो सबसे पहली चीज होती है कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो, और हमेशा आप क्या करना चाहते हो ये इसलिए मैटर करता है बिकॉज हमारी मम्मी ना बचपन से एक चीज हमें बोलती थी, और वो आज भी बोलती है कि जैसा तुम सोचोगे ना एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिकेट होगा तुम्हारा, मतलब तुम वैसे ही बनोगे। तो जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। बस इतना होता है कि आगे ना पीछे थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कम लगता है, बट अल्टीमेटली आप तो वही बन ही जाते हो जो आपकी सोच होती है। तो फर्स्ट जब भी आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करें, अपने इंटरेस्ट को आपको एक बार टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी कि हायर स्टडीज में क्या करना है। साइंस लिया था, AIEEE में घुस गया था, जब जाकर वहां पर पता लगा कि नहीं यार फिजिक्स में नहीं हो पाएगा, देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स कॉमर्स। तो ये जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा कभी करना भी पड़े तो आपको सिचुएशन हैंडल करते हुए आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं CA कर लूँ, CS कर लूँ, MBA कर लूँ, IIT कर लूँ, तो इससे मैं बहुत पैसा कमा पाऊंगा सर, इस थ्योरी पे मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है सर, कोई भी आप डिग्री ले लो, चाहे आप IIM से MBA कर लो, या चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑल इंडिया रैंकर्स बन जाओ, आप CA में रैंक सिक्योर कर लो, सर ये सब चीजें ना आपके लिए एक डोर पास होती है। उस डोर से अंदर एंट्री करने के लिए ना आपको एक पास लगता है सर, और वो पास क्या होती है? आपकी डिग्री होती है। लेकिन सर असली जो आपकी दुनिया और असली जो आपका हुनर दिखता है, वो डोर से अंदर एंट्री लेने के बाद जो दुनिया है, वहां पर पता लगता है कि आप कितने सक्सेसफुल और आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो। तो कोई भी यदि पूछे कि क्या डिग्री ले लेने से आप लाइफ में बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत फेम कमा लोगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इसको लेकर मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहता है, मैं ना ही बोलता हूं। इट इज जस्ट अ डोर पास, ये एक एंट्री पास है आपका। असली हुनर, असली कैलिबर, आपको जो असली परफॉर्मर बनना है, वो डोर के अंदर, वो दरवाजे के अंदर जो एक दुनिया है, वो बड़ी कॉम्पिटिटिव दुनिया है, और वहां पर आपके पैर खींचने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपके मुंह पे आपकी बुराई करने वाले, आपको कॉर्पोरेट लेवल पे हैरेस करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन इन सबके बीच में आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, वो आपकी असली क्वालिफिकेशन है। तो ये जो अब कई बार क्या होता है कि अमलगमेशन है, जैसे नदी में तो पानी बहुत जगह से आ रहा है। हाँ। तो आपके कोचिंग में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे जिसमें से कुछ तो खुद अपने मोटिवेशन से आ रहे होंगे। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे हो रहे होंगे जो जबरदस्ती, जो शायद पीयर प्रेशर बोल लो या एक सोशल प्रेशर बोलो, उसके कारण से ये कोर्स करने आ गए। हाँ। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि एक स्टूडेंट के माइंड पे तो स्ट्रेस क्रिएट करती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी हमको देखने में मिलते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे IIT के स्टूडेंट्स हों, चाहे डॉक्टर्स मेडिकल के स्टूडेंट हों, आउट ऑफ स्ट्रेस वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन ले लेते हैं, कई बार अपनी जान, मतलब अपने लाइफ को भी खत्म कर देते हैं इतना ज्यादा प्रेशर में, और शेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी को। बड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो उसमें क्या आप मतलब सभी स्टूडेंट को तो आप जज नहीं कर सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट किस स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो उनको क्या आप कुछ सलाह ऐसा दे सकते हो, या कुछ ऐसा उनके लिए कुछ काउंसलिंग विद्योदय में की जाती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे कि आप उनको इंजॉय करते हुए पढ़ाई करना, इस डायरेक्शन में उनको आप लेके जाते हो, इस तरीके कुछ?
नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नाउअडेज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स को ऑप्ट करता है तो वो दो रीजन से ऑप्ट करता है। फर्स्ट तो एक्चुअल में उसका डिसीजन ही फिक्स होता है आफ्टर 10th कि यार मेरे को जो भी मेरा स्ट्रीम है उस स्ट्रीम में मुझे कुछ अच्छा कोर्स करना है। सेकंड होता है पीयर प्रेशर, या फिर आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना करियर पाथ नहीं मिल पाता है सही, क्योंकि जिस लेवल पे सही काउंसलिंग होनी चाहिए उस लेवल पे सही काउंसलिंग नहीं हो पाती है। सो दैट्स वाई जो भी उनको बोल देता है, कभी पेरेंट्स ने बोल दिया, यदि पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार हमारी इच्छा थी कि हम कभी किसी जमाने में सीए करें बट वी आर नॉट एबल टू डू सीए, सो तू सीए कर ले यार, हमारी बड़ी इच्छा है। तो क्या होता है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि यार पेरेंट्स बोल रहे हैं यार कि तू सीए कर ले, हमसे नहीं हो पाया, चलो बोले पेरेंट्स की खातिर ही सीए करना है। बट जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम, कंपटीशन एंड ऑल सब चीजें होती है। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बीइंग अ ट्यूटर, बीइंग अ एकेडमी। और हमारे यहाँ पर यदि आप विद्योदय से रिलेटेड कभी कोई इंक्वायरी निकालोगे तो हमारे यहाँ पर एक हमारा गुरुकुल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बच्चा रहता है 24/7, वहीं पर उसकी क्लासेस होती है और वहीं पर रहकर वो अपनी प्रिपरेशन भी करता है। सो वहाँ पे हम लोग वीक में एक बार या फोर्थ हम लोग ना एक साइकोलॉजी का सेशन रखते हैं, जहाँ पर बच्चा इतने दिनों की जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है वो एक स्पेशलिस्ट होता है वहाँ पर, एक उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, वो आता है, वो सेशन लेता है, कैसे मेंटली आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ आपको कैसे इंप्रूव करना है, वो उनको बताते हैं। देन उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप एक्सपर्ट के साथ शेयर करते हो, वो एक्सपर्ट उसके प्रॉपर मिनट्स बनाता है। इन मिनट्स बनाने के बाद इवन वो फैकल्टीज के साथ में शेयर करता है कि नाउ बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वाइल यू आर टीचिंग इन टू द क्लास आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सो इवन वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट बच्चों को तो समझा ही रहा है फ्रंट फेस पे, वो टीचर्स के लिए भी मिनट्स बना के देता है कि आप टीचिंग करते समय इन इन पॉइंट्स को फॉलो करो जिससे कि ये बच्चा जो है वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर पाए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, विद्योदय पे हम लोग जैसे एक टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है कि यार टीचर्स से बच्चा मतलब बच्चा जो है वो टीचर्स से डरता है, हेजिटेट होता है, कुछ भी चीजें शेयर नहीं कर पाता है। सर हमारी टीम में अराउंड 20 टीचर्स हैं, 20 प्रोफेशनल है, सीएस एंड अदर फील्ड के एक्सपर्ट है। सर हमारी क्लास यदि 100 बच्चों की होगी ना तो 5 टीचर यदि उस क्लास में पढ़ा रहे हैं तो 20-20 बच्चे को हम लोग ऐसे अलोकेट कर देते हैं। किसी फॉर एग्जांपल यार कोई 20 स्टूडेंट्स होंगे, वो अनुभव सर को बहुत ज्यादा अपना बड़ी मानते होंगे, 20 टीचर्स होंगे वो शरद सर को अपना बड़ी मानते होंगे, 20 टीचर्स होंगे वो मुझे बड़ी मानते होंगे। सर वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, अपनी स्टडी से लेकर, पर्सनल लाइफ से लेकर, घर वालों के प्रेशर से रिलेटेड लेकर, वो सारी चीजें हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। एंड नाउ हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि बेस्ट एज पर अवर एफर्ट हम लोग उसको जितना अच्छे से अच्छा लिबरलाइज कर पाए, लिमिटेड कर पाए, स्ट्रेस फ्री कर पाए, हम लोग ट्राई करते हैं सर। तो ये एक चीज हमने जनरेट करी है, नॉट ओनली टीचिंग के साथ सर यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऐसे भी जनरेशन जेनजी जनरेशन चल रही है, अब तो बीटा जनरेशन आ गई है, तो सर इन लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो ये एक मेन है जिससे हम लोग चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब के बीच में पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो चलो क्लास में है आजकल, चलो 4 घंटा 5 घंटा जितनी भी क्लासेस है वो क्लास में बिता रहा है, लेकिन घर वाले तो उसके साथ में थ्रू आउट टच में है, कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आज क्या पढ़ा, और आज के एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आए, है ना? तो ये सारे जो पेरेंट्स का जो एक रोल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही है सर। सबसे ज्यादा जो बच्चे की अपलिफ्टमेंट और जो अपब्रिंगिंग होती है वो आपके सराउंडिंग से ही होती है, और सराउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का। यदि आपका बच्चा एवरेज भी है ना तो आप उसको ये मत बोलो कि तू कमजोर है, आप उसको ये बोलो कि यार बेटा तू अभी अच्छा कर रहा है और तू इससे और अच्छा कर सकता है, क्योंकि जिस कोर्स में या जिस फील्ड में तू है, यदि तू इस फील्ड में और अच्छा करेगा तो तेरी तरक्की के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट मोटिवेशन और एक होता है कि आप किसी का एग्जाम्पल लेकर किसी को मोटिवेशन देते हो। सर मैं हमेशा इस फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ कि किसी का एग्जाम्पल लेकर आपको अपने बच्चों को नहीं समझाना चाहिए कि यार देख वो अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ गया है तो तुझे भी ऐसा करना है। आपको अपने बच्चे को अपने तरीके से समझाना चाहिए कि देख अभी तू जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अपने को इससे अच्छे करने के लिए वे आउट ढूंढने आ, तू बैठ, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है तेरी पर्सनल लाइफ में, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में, तेरी एकेडमिक्स लाइफ में, या कहीं और तुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम है क्या। सर जब आप उसको इस तरीके का कंफर्ट देते हो ना, तो वो जो एक अपने इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में जो एक डर होता है ना कि यार हमारा बच्चा हमसे कभी बात ही नहीं करता है, कुछ शेयर ही नहीं करता है, सर ऑटोमेटिकली सारी चीजें डाइल्यूट हो जाएगी और उसको किसी उसके दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने जीवन के अच्छे मोमेंट भी जो होंगे ना, जो उसके सराउंडिंग में चल रहे होंगे, वो भी आप ही से शेयर करेगा, और जो बुरे मोमेंट भी होंगे ना वो भी आप ही से शेयर करेगा। तो रेदर देन
आप बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता बनने से पहले आप उनके एक अच्छे दोस्त बन जाओ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इससे मेरे दिमाग में एक और क्यूरियोसिटी ये आ रही है कि इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये थोड़ा सा अलग है हाँ। और फॉरेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये थोड़ा सा अलग है। हाँ। फॉरेन में आजकल होम स्कूलिंग भी बहुत होने लगी Correct. है ना, लोग अपने एकदम अनकन्वेंशनल करियर भी चुनने लगे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी देखते हो तो ज्यादातर जो इनोवेशन है वो वहीं वेस्ट में ही हो रहा है। और इंडिया से हम लोग जरूर उनको सीईओ सीएफओ निकाल के देते हैं जो जाते हैं और उन कंपनीज को संभालते हैं, लेकिन कंपनी की शुरुआत तो अभी भी वहीं हो रही है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है वो क्यों है, ऐसा क्यों, इनोवेशन क्यों नहीं होता हमारे यहाँ पे? इसके एक दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हम लोग ना अभी भी थोड़े से कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलने वाले लोग होते हैं। हम लोग जब भी किसी भी चीज को करने जाते हैं या जब भी किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर नफा और नुकसान दोनों देखते हैं। एंड जब भी हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्री की या साउथर्न कंट्री की, तो सर वहां पर होता है कि यार देखो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा रास्ता है, हमको इस पे चल के जो मिलेगा वो अपने लिए बेस्ट है। तो वहां पर क्या होता है सर, एक मॉडर्नाइजेशन है, एक ओपन माइंडेड है, वहां पर सोसाइटी का प्रेशर एज कम्पेयर टू अवर इंडियंस थोड़ा कम होता है। बट हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि मैंने यदि ये किया तो इससे क्या आउटकम निकलेगा और उस आउटकम पे हाउ पीपल विल रिएक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले वो चार लोग क्या सोचेंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज से इम्प्रूव नहीं हो रहे, धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आई थिंक सो कहीं ना कहीं हम लोग उनको बेटर तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे। एंड आज जो हम उनको अच्छे सीईओ सीएफओ और सीओओ देते हैं, अब वो आइडियाज भी अपने देश में आने लगेंगे और अपने देश के जो अच्छे सीईओ सीएफओ जो वहां जाते हैं वो कहीं ना कहीं यही रहेंगे और अपनी कंट्री का बेटरमेंट के लिए काम करेंगे ही करेंगे सर। नहीं, सही बात है। मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में जो इंडिया में भी स्टार्टअप का जो एक फैशन बढ़ा है, आजकल लोग अपने आप को स्टार्टअप शुरू करते टाइम पे शर्म से नहीं बोलते हैं। पहले तो क्या होता था कि मैं कुछ चालू कर रहा हूँ और इधर उधर से मैंने पैसा लिया है तो बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी कि अरे इतना पैसा उठाया आपने मार्केट से। आजकल लोग प्राउडली बोलते हैं कि ठीक है मेरा स्टार्टअप है और मैं इसको आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा, और काफी सारे यूनिकॉर्न पिछले कई दिनों में बने हैं। बिल्कुल। तो ये बात तो सही है कि कल्चर अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पर ये जैसे सीएस में भी देखने में आया है कि जैसे ज्यादातर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज सीईओ की पोजीशन पे भी हैं। आज अगर हम आप अमन गुप्ता का एग्जांपल लें जो कि बोर्ड के फाउंडर हैं, तो उन्होंने सीए की डिग्री होने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाली कंपनी स्टार्ट करी और आज अपना और मार्केटिंग इतनी बढ़िया करी। जो कि फाइनेंशियल डिग्री होने के बावजूद भी उन्होंने एकदम मार्केटिंग और सेल्स में एक अलग ही यूनिक काम किया। करेक्ट। तो सीएस के स्टूडेंट में खासकर मैं देखता हूँ कि वो अपना करियर जो है सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ और लीगल फील्ड में ही बनाते हैं, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। सीए में फिर भी थोड़ा बहुत अब चेंजेस आने चालू हो गए। तो आपको क्या लगता है कि सीएस में भी वो जो एक चैलेंज एक्सेप्ट करना और अपने कन्वेंशनल पाथ से छलांग लगा के आगे की जिम्मेदारियां लेना ये जरूरी है? जैसे अपन लोग यदि कंपैरिजन करें सीए और सीएस के स्टूडेंट्स का, तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि सीएस का स्टूडेंट भी सीए के स्टूडेंट से कभी कम नहीं है। और जिस तरीके से अभी जो कोर्स कैरिकुलम है सीए और सीएस का, यदि अपन नेक टू नेक कंपैरिजन करें ना सर, तो सीएस का सिलेबस इज मोर डिफिकल्ट देन सीए का सिलेबस। ऑब्वियस सी बात है, सीए का कोर्स डिजाइनिंग, उसके एग्जाम्स, उसके पैटर्न, उसका पेपर पैटर्न, सब चीजें ना बहुत फिल्टर्ड है। अभी सीएस में वो इम्प्रोवाइजेशन होना बाकी है। सर मैंने ना हमेशा एक चीज देखी है कि जो सीएस का स्टूडेंट होता है ना, सीए का स्टूडेंट जो चीज 2 साल पहले करता है, सीएस का स्टूडेंट उसको 2 साल बाद करता है और उसी दम से करता है और उसी तरीके से करता है। तो जिस तरीके से आपने अमन गुप्ता जी का एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे अपन लोग शार्क टैंक में देखते हैं कि वो नमिता है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमक्यू और फार्मा में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे राघव चड्ढा है, हाँ राघव चड्ढा है। उसके बाद में यदि हम लोग देखें तो अपने जो एक्स रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो सर ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लाइक डब्बा वाला हो गए अपने, ये लोगों ने ऑर्थोडॉक्स एक्टिविटीज से बाहर निकल के इन्होंने कुछ मॉडर्न आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर कुछ काम करना स्टार्ट किए। और मैं देखता हूँ सर हमारे बहुत सारे ऐसे अब पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो सीएस बन गए। सीएस बनने के बाद उन्होंने इनिशियली वही सेक्रेटरियल वर्क स्टार्ट किया, कहीं पर किसी फर्म के साथ एसोसिएट हो गए, किसी लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे थे। बट नाउ सर अब वो नए नए डायमेंशन वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने आईपीआर के काम करना स्टार्ट कर दिया है, फॉरेन कंसल्टेंसी के काम कर रहे हैं। सर बहुत सारे लोग हमारे जैसे टीचिंग में आ गए हैं। तो नाउ दे आर फॉलोइंग दैट पाथ ऑल्सो।
तो ना सीए का स्टूडेंट कम है किसी चीज में पीछे है, और ना ही सीएस का स्टूडेंट किसी चीज में पीछे है। बस वो है, जो काम सीए वाला 2 साल पहले कर लेता है, उसी काम को 2-3 साल बाद सीएस वाला स्टूडेंट फॉलो कर लेता है। बस इतना ही फर्क है सर, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये सी एस में खासकर कोर्स में मैंने ये देखा है कि जो सी एस स्टूडेंट्स रहते हैं एकेडमिकली तो वो काफी साउंड रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है और वो उसमें पिछड़ जाते हैं। एक अगर यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी जिसमें कार्नेगी एंड आई थिंक स्टैनफोर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें उन्होंने ये निकाला था कंक्लूजन कि 85% ऑफ द सक्सेस इन योर करियर इज एट्रीब्यूटेड टू योर सॉफ्ट स्किल्स, ओनली 15% इज योर एक्चुअली एकेडमिक एजुकेशन। तो सीएस के क्या इंस्टीट्यूट को इस लेवल पे ध्यान देने की जरूरत है, या आप जैसे जो कोचिंग चला रहे हैं वहां पे आपको एक सॉफ्ट स्किल पे भी एक सेपरेट कोर्सेज या करिकुलम का पार्ट बना के कुछ करना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर ये आपने बहुत अच्छा एजेंडा चूज किया है डिस्कशन के लिए। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हम लोग क्लासेस में भी फेस करते हैं, एंड जब बच्चा क्वालिफाइड हो जाता है या हम लोग फिर उसके बाद किसी कंपनी में या किसी फर्म में जब किसी स्टूडेंट को रेफर करते हैं, तो वहां से फीडबैक भी यही आता है कि यार टेक्निकल नॉलेज इज वेरी गुड बट प्रेजेंटेशन इज वेरी बैड। यार तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ये चीज भी नहीं सिखाते हो क्या? देन हम लोगों ने देखा है कि सीएससी स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उनका जो एग्जाम होता है, उनका जो कैरिकुलम होता है, उसको वो क्लियर करने के पीछे ना इतना इतना पजल्ड हो जाते हैं कि वो लोग जो सबसे मेन चीज है सॉफ्ट स्किल, उसको ही कहीं ना कहीं वो खत्म कर देते हैं। सर ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की सॉफ्ट स्किल बहुत खराब है। यदि आप उसका पास देखोगे तो वो स्कूल में बेस्ट परफॉर्मर रहा था, उसने स्पीच दी है, स्पीच में फर्स्ट प्राइज मिला है, बट ये कोर्स और डिग्री को कंप्लीट करने के चक्कर में ना वो अपनी ये स्किल्स को खो बैठता है। फर्स्ट। सेकंड, सर इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पर ट्राई कर रही है, जैसे आईटी ओटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाती है, सीएस में भी एमएसओपी होता है, ईडीपी पीडीपी करके एक प्रोग्राम होते हैं, बट सर वो एक ट्राई है कि यार सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव किया जाए, बट वो उस लेवल पर जाकर स्टिल नहीं कर पा रहे जिस लेवल पर जाकर इनको करना चाहिए। तो मेरा दोनों तीनों जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप इसको और अच्छे से फिल्टर करो, थोड़ा इसको और प्रैक्टिकल बनाओ, जिससे कि बच्चा अपनी सॉफ्ट स्किल को एक्चुअल में इम्प्रोवाइज कर पाए। एंड इट इज वेरी नेसेसरी सर, ये नेसेसिटी है आज के समय में कि सॉफ्ट स्किल तो आपको डेवलप करना ही है। इंटरव्यू में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का जो एप्लीकेंट होता है, मतलब जो कैंडिडेट होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, और एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए किया हुआ बच्चा उस वैकेंसी को फुलफिल कर देता है, और पैकेज उससे ज्यादा, तरक्की उससे ज्यादा। रीजन, क्योंकि उसने पढ़ाई को कम फोकस किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं करना है, बट जितनी रिक्वायर्ड पढ़ाई थी उसने उतनी पढ़ाई करी, लेकिन उसका मेन फोकस था सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे। तो इसीलिए ये एसेंशियल एलिमेंट है जो कि डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज के पहले ही स्कूल से ही ये सिस्टम चालू हो जाना चाहिए जहाँ सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दिया जाए। हाँ, अभी सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स ऐड किए गए, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर ऐड किए गए। सो नाउ वी ऑल आर वेटिंग कि जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होगी तो हमें बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली बिहेवियरल इश्यूज आते हैं वो शायद वहां पर दूर करने की इन्होंने कोशिश तो की है। अच्छा, एक चीज ये है कि हमारे यहाँ पे अब आजकल ये हो गया है कि ग्रेजुएशन की उम्र लगभग 20 साल हो गई है, और बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद में प्रोफेशनल डिग्री पे आते हैं। कई बार जैसे जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट कर लिया, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी कर रहे हो तो आप एमबीए कर रहे हो। तो ये जो करियर शुरू करने का जो समय है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। और वहीं आप नेचुरल क्लॉक को देखते हो तो यही समय होता है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो एक तरीके से तो वो ये हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन ऑब्वियसली बोथ जेंडर्स आर स्टडिंग टुगेदर, और नेचुरल अट्रैक्शन जो रहता है वो भी होता ही है। तो कई बार ये आपको करियर में भी डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, और कई बार आप हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ कि आप बाद में बहुत सारे आपके प्रिजम्पशंस क्रिएट कर लो, जो शायद हो सकता है कि बाद में आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। मतलब आजकल हुकअप और ब्रेकअप वाला कल्चर भी आ गया है। तो क्या आप तो डेली लेवल पे सब स्टूडेंट्स को मिलते हो, हम लोग तो बहुत कम मिल पाते हैं, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये उम्र जो है वो पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करना और करियर पे फोकस करना, यही एक गोल होना चाहिए, या फिर आप
नेचुरल वे में, जैसे आप जैसे कहते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल मोड, अगेन आई विल यूज दैट वर्ड, उसके साथ में भी आप करियर पे फोकस कर सकते हो। तो ऐसा है सर, जो 20 से लेके 24 तक की जो एज होती है ना, ये मेक और ब्रेक एज होती है। या तो आप इस एज में क्या कर लो, वही आप गलत चीजों में पड़ जाओ, मतलब रिलेशनशिप, नशा, दारू, सिगरेट, इन सब चीजों में पड़ जाओ, या आप डेडिकेटेडली ये 20 से 24 की एज में अपना करियर प्लान कर लो। सर करियर प्लान करने के साथ साथ भी ये चीज होती है, बट एक क्वेश्चन आता है कि वेदर रिलेशनशिप इज गुड और नॉट। तो मेरा हमेशा ऐसा मानना होता है कि ये 20 से 24 की जो एज होती है, इसी एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं और करियर बनाने का टाइम भी यही होता है। इसको मैं इस तरीके से हमेशा क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि यदि आपने ये 20 से 24 की 4 साल की एज में यदि अपने करियर पे फोकस कर लिया, उसके बाद में पूरी की पूरी आपके पास में ना लाइफ रखी हुई है इन सब चीजों के लिए। मतलब मैं आपको बताना चाहूँ सर, मेरी और दिव्या की भी, हमारी भी लव मैरिज ही थी, बट हम लोग मिले ही हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बाद थे सर। तो जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब आप मिलते हो ना, आपके बात करने के डायमेंशन, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, वो सब चीजें अलग ही होती है सर, और वो ही मटेरियलिस्टिक होती है। ड्यूरिंग दी स्टडी, ये जो 5 साल में आपको बोल रहा हूँ, इन 5 साल में सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपन को ही समझ में नहीं आती है। इमेच्योरिटी होती है, इमेच्योरिटी में बहुत सारी चीजें सही भी कर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें गलत भी कर जाते हैं, और जिनके परिणाम हमें अभी पता नहीं लगते, उनके परिणाम हमको कुछ सालों के बाद पता लगते हैं। रिलेशनशिप 99% सक्सेसफुल वही होती है जब आप अपनी पढ़ाई के बाद यदि उस रिलेशनशिप में आते हो, या आपने पढ़ाई के साथ साथ भी उस रिलेशनशिप को रखा था लेकिन लाइटर मोड पे रखा था, और आपने उसको डेस्परेशन की जगह यदि इंस्पिरेशन के तौर पे यूज किया है, तो वो हमेशा एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगी। इसमें मुझे वो 12th पास मूवी का थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि उसमें भी यही होता है कि एवरेज स्टूडेंट रहता है, हाँ। जो मेन लीड रोल में एक्टर है, हाँ, और वही उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान ही एक लड़की से हाँ होती है। लड़की से होती है, लेकिन वो लड़की उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाती है, हाँ। और वो उसको गाइड करती है, जिसके बाद उसका आईपीएस क्लियर होता है इन 3rd अटेम्प्ट। करेक्ट। तो ये बात भी सही है कि आप एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और वो रिलेशनशिप आपको एनरिच कर रहा है या फिर आपको और डिग्रेड कर रहा है। हाँ, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। और सर बहुत सारे बच्चे ना फिर ये भी पूछते हैं कि सर हम लोग अभी जैसे CA/CS करने आ गए या कोई भी कोर्स करने आ गए, तो बोलते हैं कि सर 5 साल का घर वालों ने टाइम दिया है, तो ये 5 साल में हम लोग CA/CS नहीं बन पाए तो हमारा क्या होगा। हमेशा मैं इसको ना इस तरीके से डील करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो, CA/CS इज नॉट द लाइफ, इट जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज तुम 20 साल के लड़के लड़कियां हो यार, तुम लोग 20 साल से 5 साल यदि अपने करियर के दे रहे हो, तो 20, 21, 22, 23, 24, 24 ईयर्स की है जो 5 साल है ना, ये इस एज में यदि तुम CA बनते हो तो तुमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, अपना करियर आगे का प्लान कर लिया। लेकिन यदि तुम लोग CA/CS नहीं भी बन पाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि CA/CS की वजह से ही तुम्हारे आगे के 50 साल प्लान थे, और यदि तुम CA/CS नहीं बने तो तुम्हारे आगे के 50 साल वेस्ट हो गए। ये एक लाइफ का फेज था जो 5 साल तुमने इन्वेस्ट किए, इस बीच में यदि तुम्हारी डिग्री आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाई तो अगले 3-4 सालों में अब तुम वो डिसाइड कर लो कि तुमको अगले 50 साल में क्या करना है। सिंपल मतलब लॉजिक यही है यहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि बच्चे ना बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि 20% रिजल्ट है सर, हम CA करने तो आ गए, बैठे बैठे क्लास में बैठे बैठे जोन आउट हो जाते हैं कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, हम लोग पास नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये सर अगेन वही फर्स्ट एग्जांपल से यदि अपन लिंक करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक डोर पास है, गेट पास है। ये CA बनना, CS बनना, ये गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और ये भी नहीं है कि आप CA/CS नहीं बने तो आप अनसक्सेसफुल ही रहोगे। ये तो अपने अंदर का ही हुनर है जो आपको दिखाना है। और बॉस, लाइफ बहुत लंबी है, वो 50 साल की जिंदगी आप कैसे प्लान करोगे, ये 5 साल तो एक वो पौधा है जो आपने यहाँ पर वो उसके लिए बीज बोया है सर। अल्टीमेटली आपको सिंचाई तो पूरे जिंदगी भर करनी है उसकी। सही बात है। तो आप इतना, आपकी ढेर सारी क्लासेस चलती हैं, आई एम श्योर घर में भी आप को कम समय मिल पाता होगा, और आपकी छोटी बच्ची अभी तो उसमें भी आपको घर जाके उसके समय साथ भी समय बिताना रहता है। इन सब के बीच में थोड़ा बहुत तो आपको भी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल फैटिग होता होगा, तो आप अपने आप को कैसे डी स्ट्रेस करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है? सबसे पहले सर, अभी जैसे आपने बताया कि सारी चीजों को, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, सर इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं हमेशा इस चीज को प्रमोट भी करता हूं, एक जो बैकबोन होता है ना, जब आप जब भागते हो तो सर आप ना एक पूरी कंप्लीट मशीन की तरह भागते हो, लेकिन आपके जो इंजन होते हैं ना, इंजन वो छोटे छोटे पिस्टन से मिलके बने होते हैं सर। एंड मैं बोलता हूं कि वो छोटे छोटे पिस्टन ना आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं सर। तो मैं
हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम लोग 3 भाई हैं, हम 2 भाई की शादी हो चुकी है, हम दोनों भाइयों के बच्चे भी हैं सर। मम्मी पापा भी ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका बिजनेस इज लाइक अंबानी और अडानी जैसा बिजनेस चलता है, वो उनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं सर, छोटे मोटे बिजनेस को भी। तो मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है सर वो जॉइंट फैमिली है। यदि हम प्रोफेशनल लाइफ में सुबह 8 बजे आई यूज टू गो, मैं अपना घर छोड़ देता हूँ सर सुबह 8 सवा 8 बजे, क्योंकि 8:30 बजे से मेरी पहली क्लास होती है एंड क्लासेस हमारी खत्म होती है 5:30 6 बजे। देन उसके बाद चूंकि खुद की एकेडमी है, खुद फाउंडर मेंबर है, तो उसके लिए बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, नए काम करने होते हैं, बहुत सारे मार्केट में अब नए नए चैलेंजेस होते हैं, उन सब चीजों को ग्रैब करना, परफॉर्म करना, नए प्लान्स लाना। तो जनरली सर मुझे घर जाने में रात के 9:30 10 बज जाते हैं। हम लोगों की एक्टिव वर्किंग डेली 13 to 15 आवर्स की होती है। इस बीच में यदि सपोज मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता तो सर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता और वो मैं कर नहीं पाता। सो जब जो रियल क्लैश बोलते हैं ना कि यार डिलीमा राइज होता है बिटवीन दी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, सर वो डिलीमा मेरी लाइफ में बहुत कम बार ऐसा होता है जब अराइज होता है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली सर। मेरी फैमिली हमेशा मेरे लिए एक बैकबोन की तरह खड़ी होती है। कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पता है तू आएगा ही नहीं। अब वो एक अजम्पशन बन गया है कि मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं रहूंगा, चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे किसी बुआ जी के यहाँ पे कोई शादी हो, तो मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। बट मेरी प्लेस पर जो मेरे दोनों छोटे भाई है वो हमेशा मेरे मतलब भरत और लक्ष्मण की तरह खड़े होते हैं कि भैया ठीक है, तू नहीं जा पा रहा है हम जाएंगे, तू ये काम नहीं कर पा रहा है हम जाएंगे। मुझे पता है सर जब हमारी काशवी होने वाली थी तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना होता है, एक जगह से सोनोग्राफी करवा के दूसरी जगह आपको रिपोर्ट सबमिट करने जाना पड़ती है। सर वो हमारा एकदम पिक टाइम था, क्लासेस भी बहुत सारी चल रही थी। मेरे दोनों भाई इट इज लाइक कि भैया तू तो क्लास कर लेना, जब तेरी जरूरत होगी किसी जगह पर डॉक्टर के पास जाने की तब हम चले जाएंगे, बाकी भाभी को हर जगह हम लेके ही चले जाएंगे। सर दिस इज द रियल स्ट्रेंथ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉइंट फैमिली से बड़ी ताकत कुछ नहीं है सर। थोड़े बहुत चैलेंजेस हर जगह होते हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहोगे तो ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं रहेंगे, पर जॉइंट फैमिली में बेनिफिट्स ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। वहां पर ऐसा नहीं बोलता है, वैसा नहीं बोला जाता है सर कि इस फैमिली में ना 7 फैमिली मेंबर है, ये बोला जाता है कि 7 70 के बराबर है सर। तो जॉइंट फैमिली की अपनी वो ताकत होती है सर हमेशा। ये बहुत ही सुंदर बात बोली आपने कि यही ज्यादातर लोग यही समझते हैं ना, आजकल कल्चर भी यही हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है पूरा समाज। और वो छोटे छोटे क्योंकि टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया है, जरा जरा सी चीजों को बहुत बड़ा ईगो मैटर बना लेते हैं और उस कारण से फिर वो अपने लाइफ को बड़ा नैरो कर देते हैं। लेकिन अगर आप होलिस्टिक वे में देखेंगे तो वाकई में जॉइंट फैमिली में आप आपके पर्सनल ईगो को थोड़ा सा कम करके आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। करेक्ट। राइट। तो आप और दिव्या कैसे मिले थे, थोड़ा सा वो कुछ स्टोरी, और क्या आपकी फैमिली ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया या आपको कुछ उसमें भी, और या फिर उनकी फैमिली से कुछ रेजिस्टेंस आया, क्या हुआ? हाँ, तो बेसिकली मैं बताऊँ सर, तो दिव्या चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ वो कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसके पास में ड्वेल क्वालिफिकेशन है। तो अपने सीएस में एक ट्रेनिंग होती है एमएसओपी, जो सीएस बनने के बाद होती है। तो सर मैंने अपना सीएस 2015 में क्वालिफाइड कर लिया था। देन उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया था, तो मुझे ऐसा कोई पता नहीं था कि यार मेंबरशिप नंबर लेनी होती है, देन उसके पहले एक ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि मैं अपना पार्ट डिसाइड कर चुका था और मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना था। देन हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे, वो कुछ बाद में सीएस बने थे, तो उन्होंने बोला कि यार हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तूने करी या नहीं करी? मैंने बोला चलो मैं भी ये ट्रेनिंग तुम्हारे साथ कर लेता हूँ, तुम लोग हो तो कर लेता हूँ, अदरवाइज बाद में स्टूडेंट्स के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि उस लेवल पर आ चुके थे। देन जब हम ट्रेनिंग में गए थे तो ट्रेनिंग में हमारी एमएसओपी में दिव्या से मेरी मुलाकात हुई थी। जब मेरी दिव्या से मुलाकात हुई थी तो दिव्या वॉज वेरी क्लियर कि उसको मुंबई में उसका जॉब लगा हुआ है, उसको जॉब के लिए जाना है, और वो तो बस एक 12 क्वालिफिकेशन हो जाएगा, दोनों की मेंबरशिप आ जाएगी, वो डिग्री के लिए वो ट्रेनिंग करती थी। देन इनिशियल डेज में स्टार्टिंग के 3 4 6 महीने नॉर्मल बातचीत होती रही थी। देन सर फिर वो एक आ जाता है, एक इमोशन आ जाता है, एक फेस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ माइंड। अपनी लॉ की लैंग्वेज में बोले तो कंसेंसस एट इडम हो जाता है वहां पर। करेक्ट। तो ऐसा होने लगा था कि उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगी थी। फिर कहीं ना कहीं लगता था कि यार 1-2 साल बाद हमारी शादी डेफिनेटली होनी है, इंडिविजुअली। उस समय ऐसा नहीं था कि हम दोनों की ही शादी होगी। तो ऐसा लगता था कंपैटिबिलिटी बैठती है, थॉट्स मैच होते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर कर पाते थे, एक दूसरे को कन्वे कर पाते थे। तो हमने सोचा कि यार चलो अपने घर वालों से अपन लोग इस चीज को लेकर बात करते हैं। तो दिव्या जो थी वो एकदम ट्रेडिशनल जैन फैमिली से बिलोंग करने वाली थी, और मैं जो था एक छोटी सी प्लेस से बिलोंग करने वाला। तो पेरेंट्स की मेंटालिटी भी यही थी कि मम्मी साइड से भी मैं ही बड़ा, पापा साइड से भी मैं ही बड़ा, तो यदि मैंने कुछ ऐसे गलत किया तो वो सबके लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा कि जब भैया ने ऐसा कर लिया तो बोले हमारे लिए तो स्कोप खुल जाएंगे।
तो चैलेंजेस थे सर। मैंने अपने घर पे बताया, जब घर वालों की तरफ से प्रेशर आने लगा कि यार अपन चलो अब बायोडाटा बना दे तेरा, लड़की देखना स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, तो मैंने बोला कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है। तो इनिशियली बहुत अपोज हुआ था इस चीज़ को लेकर कि यार तू ऐसा करेगा। हमको लगा था कि किसी अपन अच्छी माहेश्वरी लड़की से शादी करेंगे, जो ट्रेडिशनल फैमिली वाले होते हैं सर, उनका तो यही होता है। तो बोले तू ऐसे इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो कैसे चलेगा। एंड सेकेंडली अपने यहाँ तो चलो ठीक है सर, वो पेरेंट्स को मना लिया था। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इन सब चीज़ों को लेकर न्यूट्रलाइज थे, उन लोगों ने पेरेंट्स से बात करी तो घर वाले मान गए। बट द मेन प्रॉब्लम इज दिव्या की साइड से थी, क्योंकि दिव्या जिस फैमिली से बिलोंग करती थी और जिस बैकग्राउंड से उसकी फैमिली का एक ऑरा था उनके होम प्लेस पर, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था। तो इनिशियली उनकी तरफ से तो ना ही था कुछ भी, क्योंकि हम लोग इनिशिएट ही कर रहे थे, स्टार्ट ही कर रहे थे, अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट ही करी थी सर। तो वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। 1 डेढ़ साल सब चीज़ें हुई, मनाई, दोनों की फैमिली वाले मिले, फिर उनकी फैमिली वाले जब मेरे से मिले तो धीरे धीरे चीज़ें 2 सवा 2 साल में सेटल हो गई थी। इन 2 सवा 2 साल में सेटल होने के बाद में कंक्लूजन ये निकला था कि फैमिली फैमिली का फाइनेंशियल कंपैरिजन नहीं करते हैं, दोनों प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, दिव्या सीएस है, मैं भी सीएस हूँ, तो बोले लाइफ में कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। तो वहां से उस एक पॉइंट पर आकर मोहर लगी थी कि चलो इनके रिलेशन को अपन लोग शादी में कन्वर्ट करके और इनको अपन 7 जन्मों के साथ में बांध देते हैं सर। तो मतलब यहाँ पे आपके सीएस की डिग्री ने बहुत मदद करी है। हाँ, प्रोफेशनल डिग्री सर बहुत मदद करी थी। और दूसरा सर, जो टीचिंग प्रोफेशन था वो हमेशा से सर आज भी लोगों के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव होता है। उसके अंदर के डार्क साइडेड पता नहीं है सर। सुबह 8 बजे से घर से निकलते हैं और रात में 9-10 बजे जब घर पे आते हैं। बट हाँ, किसी को भी बोलो कि यार अपन लोग टीचिंग फील्ड में हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, साल में 3000 से 5000 स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि नहीं यार, एक नेम, फेम, ब्रांड, नोन पर्सन, तो किसी किसी फैमिली के लिए वो बहुत मैटर करता है। और दिव्या के पापा के लिए ये चीज बहुत मैटर करती थी कि यार जो भी हमारे मतलब दिव्या के हस्बैंड हो, वो एक नोन फेस होना चाहिए। उनका एक ये डिमांडिंग था, तो वो चीज कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाए थे। बहुत बढ़िया। तो आपको कोई, अगर आप अभी पीछे देखते हो आपकी लाइफ को, हाँ तो कोई रिग्रेट ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार आई कुड हैव डन बेटर, अगर कुछ चीज चेंज करनी होती तो मैं कर देता शायद? हाँ सर, एक चीज का अब रिग्रेट नहीं बोल सकते, बट हाँ सॉर्ट ऑफ रिग्रेट ही बोल दो। आप उसको घुमा के बोलो या डायरेक्टली बोलो, कुछ भी बोलो। रिग्रेट इस चीज का है सर कि मई 2015 में मेरा अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, मई 2015। और वो अटेम्प्ट की प्रिपरेशन से पहले ही ना मेरे सीएस का रिजल्ट आ गया सर। तो वो ऐसा बोलते हैं ना, जब आप 2 नाव पे सवार होकर चलते हो तो आपको जो भी एक रास्ता मिल जाता है तो फिर आप उस रास्ते पे आगे निकल जाते हो। तो मुझे इस चीज का रिग्रेट है सर। मैं ना कंफर्टेबली मेरा सीए भी कंप्लीट कर सकता था, बट जैसे मैं सीएस बना और सीएस बनने के बाद जब मैं टीचिंग में गया तो मैं इतना डेस्परेटली उसके अंदर इन हो गया सर कि मैंने अपनी सीए की पढ़ाई को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी। और ऐसा था कि चलो यार ये अटेम्प्ट छोड़ते हैं, अभी अभी नया नया टीचिंग स्टार्ट किया है, पहले इधर फोकस कर लेते हैं। तो सर वो टीचिंग पे फोकस करने के चक्कर में, और एक वो बोलते हैं ना कि नशा है टीचिंग, एक है ना, टीचिंग एक नशा है, टीचिंग एक इचिंग बोलते हैं कि यार जिसको लग जाती है ना सर तो फिर खत्म नहीं होती है। तो मैं टीचिंग वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ता गया, उसमें नेम फेम बनाने के चक्कर में और अच्छा पढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, जो एक ड्रीम के साथ मैंने अपनी फील्ड चेंज करी थी कि मैं साइंस से कॉमर्स में आया था। तो सर वो सीए जो है ना वो फाइनल में ही छूट गया था, जिसको मैं कंप्लीट कर सकता था, बट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन वो नहीं हो पाया। सो लाइफ में हाँ एक ये रिग्रेट है कि काश यदि मैं सीए भी हो जाता तो आज मेरी भी दिव्या के साथ में कंपैटिबिलिटी रहती। मुझे उसकी इतनी ज्यादा सुननी नहीं पड़ती जितनी अभी सुनना पड़ती है। वो बोलती हूँ कि देख मैं तेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे मेरी हाँ 1 डिग्री मेरी ज्यादा है, तो मेरे सोचने के तरीके डबल एंगल से होते, तो वहां पर वो मानना पड़ता है। तो दैट इज द रिग्रेट जो हाँ है मुझे, और शायद ये रहेगा सर। ये खत्म तभी हो सकता है जब मैं डिग्री कंप्लीट कर लूं, जब भी कंप्लीट हो, चाहे वो 40 की एज में कंप्लीट हो, 50 की एज में कंप्लीट हो, तब जाकर ये रिग्रेट खत्म हो जाएगा सर। नहीं, बढ़िया। कुछ कुछ रिग्रेट ऐसे हैं जो अच्छे होते हैं, तो उनमें से ये भी है। तो ठीक है, फाइनली हमारे पॉडकास्ट को, ऐसा तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था कि आपने एक छोटे से स्टेप से विद्योदय चालू किया, 2 स्टूडेंट से चालू किया, और आज इसको आप बहुत बड़े एक लेवल पे लेके आए। आपने बहुत सारे इसमें नए इनिशिएटिव भी किए, जैसे पास नहीं तो फीस नहीं, या फिर अभी आपने गुरुकुल चालू किया है, जिसमें मुझे लगता है शायद एमपी का सबसे बड़ा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। तो ये आपने एक नया इनोवेशन लेके आए। आप तो आगे के आपके क्या प्लान हैं कि आप कहाँ इसे ले जाना चाहते हो, या और क्या करना चाहते हो इसके साथ में? आप कुछ और बड़ा सोच रहे हैं? सो बेसिकली विद्योदय के पीछे एक, मतलब विद्योदय क्रिएट करने के पीछे एक और मेंटालिटी थी कि वी आर अ एजुकेशन कंपनी।
तो एजुकेशन का मतलब इट इज़ नॉट लिमिटेड टू CA CS ओनली और 11th-12th कॉमर्स ओनली। सर हम लोगों के प्लान है कि हम लोग ना लेट्स एजुकेट इंडिया, भारत का हर एक बच्चा प्रॉपर एजुकेशन ले पाए। एंड अगेन वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हम लोगों को कभी नंबर फॉलो नहीं करना है सर। जो हमारे इंटेंट है वो इंटेंट है कुछ अच्छा रिजल्ट जनरेट करने की, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि हम लोग और बहुत सारी फील्ड को एक्सपैंड करें, एक्सप्लोर करें और बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। और एक हमारा कॉमन जो एजेंडा है, लेट्स एजुकेट इंडिया, हर एक बच्चा भारत का जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद्यालय से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग सर उसी डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं सर। राइट राइट, ये बहुत अच्छा थॉट है आपका और काफ़ी अच्छा लगा। एक एजुकेटर के पीछे की जर्नी को भी आज मेरे ख्याल में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बड़ा एक हार्ट टू हार्ट टॉक्स आपके साथ रहा आज, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, बात किया। तो आगे भी कुछ अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग और कुछ सब्जेक्ट 100% को सर। लेके और बात करेंगे। सर ये तो ऐसा है ना कि मतलब मैं जितना आपकी भी पर्सनालिटी को जानता हूँ और जितना भी आपके भी बारे में जानता हूँ सर, आपके साथ बैठने से भी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी, बहुत सारे इंसाइट्स पता लगे, नॉलेज पता लगे। तो बेसिकली ये थैंक यू आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर पाया सर। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।